नमस्कार दोस्तों, हिंदी स्टूडेंट के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो एंशिएंट हिस्ट्री हमारा मतलब हिस्ट्री का सेगमेंट चल रहा है। हिस्ट्री के सेगमेंट में हम एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं और एंशिएंट हिस्ट्री में भी हम क्या पढ़ रहे हैं, स्टोन एज को पढ़ रहे हैं। ठीक है, स्टोन एज को हमने जो पढ़ा है तो स्टोन एज को हमने देखा था कि सुविधा की दृष्टि से 3 कालखंडों में बांटा गया था। ये 3 कालखंड कौन कौन से थे? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो जो हम अभी पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ चुके हैं, तो वो पूरा पाषाण काल को हमने उसके अच्छे तरीके से पढ़ लिया। इसका तुलनात्मक अध्ययन भी हमने कर लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मध्य पाषाण काल है, उसके बाद हम नवपाषाण काल पे आएंगे। तो मध्य पाषाण काल में हम देखते हैं कि मध्य पाषाण काल में मानव का जीवन कैसा रहा, मध्य पाषाण काल में जीवन पद्धति कैसी थी, यहाँ के पुरास्थलों के बारे में जानेंगे। मध्य का पाषाण काल में जो परिवर्तन आए हैं उनके विषय में हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मध्य पाषाण काल अर्थात मेसोलिथिक एज को। ठीक है, आइए मध्य पाषाण काल में आइए। मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक एज कहा जाता है। माइक्रोलिथिक से तात्पर्य है सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का काल। ठीक है, मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक एज के नाम से जानते हैं। माइक्रोलिथिक एज क्यों कहा जाता है ये हम आगे। माइक्रोलिथिक एज से तात्पर्य था कि छोटे पत्थर के उपकरणों से तात्पर्य इसका लिया जाता है कि मैक्रोलिथिक से तात्पर्य क्या है, छोटे पाषाण के उपकरणों से। सॉरी। ठीक, मध्य पाषाण काल को इंग्लिश में मेसोलिथिक एज कहा जाता है। इसका टाइम पीरियड की बात की जाए तो 1000 से लेकर 8000 ईसा पूर्व के बीच का जो कालखंड है, 1000 से लेकर 8000 ईसा पूर्व के बीच का कालखंड मध्य पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। देखिए, भारत में मध्य पाषाण कालीन चरण की सबसे पहली खोज किसके द्वारा की गई? ये देखिए, भारत में मध्य पाषाण कालीन उपकरणों की सर्वप्रथम खोज, बात की जाए मध्य पाषाण कालीन उपकरणों की खोज सबसे पहले भारत में किसके द्वारा की गई? तो सीएल कार्लाइल महोदय द्वारा की गई थी। ये ध्यान में रखेंगे। इनका पूरा नाम था आर्किबाल्ड कार्लाइल। सीएल कार्लाइल कहिए या आर्किबाल्ड कार्लाइल कहिए, इन्होंने ही भारत में सबसे पहले मध्य पाषाण कालीन उपकरणों की खोज की थी। और इन्होंने ये जो खोज की थी वो कहाँ से खोज की थी? तो विंध्य क्षेत्र में स्थित जो शैल चित्र थे, जो वहाँ पे छोटे छोटे पाषाण के उपकरण प्राप्त हुए, उन्हीं के आधार पे इन्होंने इस क्षेत्र में जो उपकरण या सामग्रियाँ प्राप्त हुई या चित्र प्राप्त हुए, उसी के आधार पे इन्होंने इस एज को माइक्रोलिथिक एज या उसी के आधार पे जो सामग्रियाँ प्राप्त हुई वही कहलाई आपकी मध्य पाषाण कालीन सामग्री। चूँकि उस समय जिस समय सीएल कार्लाइल महोदय ने मध्य पाषाण कालीन औजारों की खोज की, उस समय मध्य पाषाण काल का नामकरण नहीं हुआ था। उस समय स्टोन एज को केवल 2 नामों से जाना जाता था। ठीक है, एक पूरा पाषाण काल और एक नवपाषाण काल। मध्य पाषाण काल का नामकरण नहीं हुआ था। तो इन्होंने सीएल कार्लाइल ने जो 1876-78 के बीच में ये मध्य पाषाण कालीन उपकरणों की खोज नहीं की थी, इसलिए इन सारे उपकरणों को नवपाषाण काल में रखा जाता था। लेकिन जब हार्डर वेस्टॉप महोदय ने 1966 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है स्टोन एज को कहा कि नहीं, एक तो पूरा पाषाण काल है आपका, एक नवपाषाण काल है, और इन दोनों की जो विशेषताएं ली हुए हैं वो आपका कौन सा है? वो है आपका मध्य पाषाण काल। और इसी आधार पे इन्होंने जो था नामकरण इसका क्या कर दिया, मध्य पाषाण काल कर दिया। क्योंकि डायरेक्ट मानव पूरा पाषाण काल से नवपाषाण काल में नहीं प्रवेश कर। आप नवपाषाण काल में देखिए, मानव के पास खेती की दक्ष तकनीक थी, मानव जो है आग का प्रयोग जान गया था, मानव जो था पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया था, मानव ने खेती बाड़ी करना प्रारंभ कर दिया था। तो ऐसे में एकाएक मानव पूरा पाषाण काल से उठा जब और डायरेक्ट वो नवपाषाण काल में जाके खेती करने लगा, तो ये संभव नहीं था ना। तो उसमें परिवर्तन के क्रम नहीं दिख रहे थे। तो परिवर्तन के क्रम आप जब मध्य पाषाण काल में आएंगे तो देखेंगे कि कैसे मानव धीरे धीरे खेती की तरफ मुड़ने लगा, कैसे मानव धीरे धीरे आग का आविष्कार करने लगा। ये सब सारी चीज़ें जब तक मध्य पाषाण काल बीच में ये क्रम नहीं आएगा तब तक आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। पूरा पाषाण काल पढ़े, डायरेक्ट नवपाषाण काल में आ गए तो चीज़ों को समझने में दिक्कत होगी। जैसे आप पहली क्लास पढ़े और डायरेक्ट जाके आप 8वीं में पढ़ने लगे, तो आपका जो ये जो बीच का गैप हुआ उसको समझने में दिक्कत होगी ना, वहाँ के बीच के कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत होगी। तो ऐसे ही पहले विभाजन था, पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल। फिर हार्डर वेस्टॉप महोदय ने जो था वो क्या किया 1966 में जो स्टोन एज था उसको 3 कालखंडों में बांट दिया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल।
अब देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे कि मध्य पाषाण काल का नामकरण किसके द्वारा किया गया था, हार्डर वेस्टाफ द्वारा किया गया। भारत में मध्य पाषाणकालीन उपकरणों की खोज किसने की, सीएल कार्लाइल ने की या आर्किबाल्ड कार्लाइल ने की। इन्होंने कहाँ पे की, तो ये विंध्यन क्षेत्र में की। आइए हम देखते हैं कि मध्य पाषाण काल में हमें पढ़ना क्या क्या है। जो आज हमारा टॉपिक है मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में हम जो पढ़ेंगे वो हमारा आज का टॉपिक होगा जलवायु, जीवन पद्धति, क्या मध्य पाषाण काल जो है पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच में संक्रमण की अवस्था है। संक्रमण की अवस्था से तात्पर्य है कि जैसे मान लीजिए एक पुत्र हो गया, उसके दादा हो गए और उसके माता पिता हो गए। तो ये जो पुत्र है ये अपने दादा की भी कुछ विशेषताओं को लिए हुए है, सामाजिक जेनेटिक विशेषताओं को लिए हुए है, और अपने माता पिता की भी विशेषताओं के। तो ये क्या हुआ, दोनों प्रजातियों के, दोनों पीढ़ियों के मध्य में क्या हुआ, संक्रमण का काल हुआ। मतलब संक्रमण की अवस्था है ना, अर्थात अपने दादा के भी गुणों को प्रकट कर रहा है और अपने माता पिता के भी गुणों को प्रकट कर रहा है। ऐसे ही आपका मध्य पाषाण काल है, जिसमें से कुछ तत्व तो आपको ऐसे दिखेंगे कि जैसे वो लगेगा कि नहीं भैया ये तो पूरा पाषाण काल की विशेषता है। और कुछ तत्व जैसे खेती का आविष्कार, खेती करना, मानव द्वारा पशुपालन करना प्रारंभ करना, ठीक है, स्थायी निवास की प्रक्रिया, ये सब चीज़ें कैसी दिखेंगी आपको, नव पाषाण काल की दिखेंगी, जो कि ये सब विशेषताएं कहाँ की है, नव पाषाण काल की है। तो अर्थात संक्रमण की अवस्था कहने से क्या तात्पर्य है, मध्य पाषाण काल का ऐसा चरण जिसमें पूरा पाषाण काल की विशेषताएं हैं और जिसमें थोड़ी सी नव पाषाण काल की विशेषताएं हैं। इन सबको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, संक्रमण की अवस्था। ये मेंस में क्वेश्चन बना था, ये जो जीएस ऑप्शनल है, कि मध्य पाषाण काल को संक्रमण की अवस्था कहा जाता है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे विशेषता देखेंगे, फिर उपकरण देखेंगे, फिर पूरा स्थल और उनकी विशेषता। इतने सेगमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे मध्य पाषाण काल को पढ़ने के दौरान। ठीक है, तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जलवायु। जैसा हमने पहले ही पढ़ा था कि पूरा पाषाण काल यदि आपने सुना होगा लेक्चर, तो वहाँ पे पूरा पाषाण काल में हमने देखा था कि पूरा पाषाण काल का अंत, पूरा पाषाण काल को 3 कालखंडों में बांटा गया था, निम्न, मध्य और उच्च पूरा पाषाण काल। जो उच्च पूरा पाषाण काल था वहाँ तक आते आते पूरा पाषाण काल में क्या होता है, हिमयुग का प्रभाव होता है, और हिमयुग का प्रभाव उच्च पूरा पाषाण काल तक आते आते क्या हुआ था, समाप्त हो गया था। तो उच्च पूरा पाषाण काल में आते आते हिमयुग का समाप्त हुआ। तो इस काल में हम देखते हैं कि मानव के जो आवास थे, अर्थात मानव का जो प्रसार था, वो तेजी से क्या हुआ, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी होने लगा था। अभी जो मानव उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रह रहा था वो अब कहाँ जाके रहने लगा, तो शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रहने लगा। ठीक है, चूँकि जब हिमयुग का समाप्त हुआ तो क्या हुआ, हिमयुग की समाप्ति के दौरान तो तापमान तेजी से गर्म होना, जलवायु गर्म होना प्रारंभ कर दी। गर्म होने से क्या हुआ कि तेजी से जो है मैदानों का विकास हुआ, बर्फ पिघलने लगी, छोटे छोटे घास के मैदानों का विकास होने लगा। ठीक है, और उन घास को खाने के लिए छोटे छोटे पशु पक्षी जीवों, पेड़ पौधों की नई प्रजातियों का विकास होने लगा। तो इससे क्या हुआ, पृथ्वी पर हिमयुग की समाप्ति से तापमान बढ़ा और इसके कारण क्या हुआ, पारिस्थितिक और जलवायु परिवर्तन हुआ। अर्थात जलवायु गर्म होने लगी, पारिस्थितिक परिवर्तन से पर क्या है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी जो थे, इन सब की प्रजातियों में परिवर्तन होने लगा। अर्थात अब छोटे जीवों का विकास होने लगा था। हिमयुग में ऐसे ही जीव सर्वाइव कर सकते थे जो कि उस चीज़ों को झेल पाए थे, अर्थात हिरन, ये सब जीव वहाँ पे सर्वाइव करना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। तो ऐसे हिरन, खरगोश, इन सब जीवों को सर्वाइव करना था, इसलिए छोटे जीवों का विकास आप देखेंगे पूरा पाषाण काल के किसी भी चरण में बहुत कम हुआ है, यदि हुआ भी है तो नाम मात्र का हुआ है। जबकि आप मध्य पाषाण काल में देखेंगे कि जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे जलवायु में तेजी से परिवर्तन देखने को मिलता है, और उसके साथ ही जो वर्तमान में वृक्ष और जानवरों की प्रजातियाँ देखते हैं, हिरन, गाय, भैंस, बकरी, ये सब चीज़ें जो है आपको, ये सूअर, ये सब चीज़ें जो है आपको देखने को मिल जाती हैं। कहाँ पे, मध्य पाषाण काल में। जब छोटे जीवों का विकास हो रहा था मानव पूरा पाषाण काल में हिमयुग की समाप्ति के दौरान, तो क्या हुआ, मानव ने भी अपने औजारों को छोटे बनाना प्रारंभ कर दिया। क्यों, क्योंकि अभी तक क्या थे, बड़े जीव थे हिमयुग में। जब हिमयुग में बड़े जीव थे तो
उनके लिए बड़े पाषाण उपकरणों की जरूरत पड़ रही थी, लेकिन समय के साथ जो परिवर्तन हुए, जलवायु परिवर्तन हुए, तो छोटे जीवों के विकास से मानव के लिए अब क्या हुआ, मानव ने अब छोटे छोटे जीवों का विकास कर, मतलब छोटे छोटे पाषाण के उपकरणों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि अब जो उनको शिकार करना था वो बड़े जीवों का न होकर अब छोटे जीवों का करना था। ठीक है, तो इस कारण मानव की जो टेक्निक थी, औजार बनाने की टेक्निक थी, उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। अब मनुष्य जो था पत्थर के उपकरणों को ज़्यादा शार्प और दक्ष तरीके से बनाने लगा था, और इसके साथ लकड़ी अर्थात जो लकड़ियाँ होती थी उनको जोड़कर और उनको पत्थर के उपकरणों को इस लकड़ी में बांधकर उनको भाले, तीर, कमान, इन सब चीज़ों का विकास करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं छोटे जीवों को शिकार करने के लिए घात लगाकर वार करना जरूरी होता है, और ज़रूरी होता है कि काफ़ी दूर तक वो जाए, तो लकड़ी का उपयोग करने से, ठीक है, लकड़ी के भाले का उपयोग करने से वो चीज़ें अब ज़्यादा दूर तक आदमी फेंक सकता था। तो इसी दौरान ये जो फेंकने की कला है, इसी को जो भाला वाला हम फेंकते हैं, वो क्या होता है, प्रक्षेपास्त्र तकनीक। तो प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास कब हुआ, तो इसी समय हुआ। क्यों? क्योंकि छोटे जानवरों को शिकार करने के लिए मनुष्य को छोटे पाषाण उपकरण चाहिए थे, और अधिक दूर तक मारने के लिए मनुष्य ने क्या किया, पत्थर के उपकरणों के साथ लकड़ी की बेतों का प्रयोग करने लगा, लकड़ी को भी उसमें जोड़ने लगा, और उसको ये वृक्षों की छाल के थ्रू उसको बांधकर जो है उपकरण बना लेता था। और फिर यहीं से आप देखेंगे मनुष्य ने तीर कमान का भी विकास करना प्रारंभ कर दिया। तीर कमान का भी विकास होने लगा, क्योंकि छोटे जानवरों को शिकार करने के लिए आदमी को इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि छोटे जानवर ज़्यादा फुर्तीले होते थे, बहुत तेज़ी से भाग जाते थे। ऐसे में तीर उर से आसानी से उनका शिकार किया जा सकता था। तो मानव ने कैसे अपनी जलवायु परिस्थिति में परिवर्तन से मानव ने कैसे अपनी तकनीक में परिवर्तन कर लिया, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे इस परिवर्तन के क्रम में छोटे छोटे औजार, पत्थर और हड्डी के उपकरणों के साथ लकड़ी को जोड़कर प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास किया। प्रक्षेपास्त्र मतलब जो हाथ से उठाकर दूर तक फेंकते हैं हम लोग, वो सब, चाहे वो पत्थर हो चाहे वो ये भाले हो। तो आप इसी काल में देखेंगे तीर, कमान, भाले का विकास देखने को मिलता है। इस काल में क्या हुआ, छोटे जीवों के विकास से खाद्यान्न की उपलब्धता बहुत ज़्यादा हो गई। जब खाद्यान्न की उपलब्धता ज़्यादा हो जाएगी, प्रचुरता हो जाएगी, तो मानव का जीवन जो था अब ज़्यादा अन्य चीज़ों की तरफ डाइवर्ट होने का से तात्पर्य है। अब मानव आध्यात्म की तरफ मुड़ेगा, मानव जो है नई नई चीज़ों को इन्वेंट करने की तरफ झुकेगा, मानव जो है मनोरंजन के साधनों की तरफ झुकेगा। अब मानव जो है अपनी जीवन क्षमताओं को, अपनी तकनीकी को, अपनी जीवन पद्धति को उस पर सुधारने पर बल देगा। क्योंकि आपने वो कहावत सुनी होगी ना, भूखे पेट भजन हुए न गोपाला। तो जो भूखा पेट था मानव का पूरा पाषाण काल चरण में बड़े जानवरों के शिकार के कारण, तो उस समय आप देखेंगे न तो जनसंख्या तेज़ी से बढ़ी है, न बहुत ज़्यादा संख्या में पूरा स्थल मिले हैं। लेकिन मध्य पाषाण काल में आकर ये जो चीज़ें हैं परिवर्तित हो गई। आपको पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में मध्य पाषाणकालीन उपकरणों के साक्ष्य मिल जाएंगे, मध्य पाषाणकालीन पूरा स्थल मिल जाएंगे। तो ठीक है, तो इस समय मानव की टेक्निक में परिवर्तन हो रहा था, क्योंकि उसको खाद्यान्न की उपलब्धता ज़्यादा हो रही थी। अब खाद्यान्न की उपलब्धता ने क्या किया, मानव की जनसंख्या को भी बढ़ाया। तो इस कारण जो है मध्य पाषाण काल में अधिक पूरा स्थल आपको देखने को मिलते हैं अन्य कालों की अपेक्षा। आई होप आप समझ गए होंगे। एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या हुआ था मध्य पाषाण काल में। जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन से क्या हुआ, हिमयुग की समाप्ति हुई। हिमयुग की समाप्ति से क्या हुआ, तापमान तेज़ी से बढ़ा। तापमान तेज़ी से बढ़ने के कारण क्या हुआ, जो पृथ्वी पर था पारिस्थितिक और जलवायु परिवर्तन हुए। पारिस्थितिक और जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हुआ कि जो जानवर, पशु पक्षी, वृक्षों की प्रजातियाँ थी, ये तेज़ी से बदलनी प्रारंभ हो गई। जब ये तेज़ी से बदलने लगी तो मानव ने भी अपनी टेक्निक में परिवर्तन किया, क्योंकि वो समय के साथ वैसा नहीं रह सकता था। अगर वैसा रहता तो वो शिकार से वंचित रह जाता। तो मानव ने क्या किया, छोटे छोटे औजारों के साथ लकड़ी के उपकरणों को जोड़ने लगा, और उसके साथ ही मानव ने जो है तीर, कमान, भाले का विकास किया, प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास किया, और उसको जो है भोजन या खाद्य सामग्रियाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने लगी, जिससे मानव ने जनसंख्या का विकास किया, मानव धर्म की तरफ मुड़ा, मानव में आप नए नए प्रकार के संस्कारों को इस समय देखेंगे मध्य पूरा पाषाण काल में। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं जीवन पद्धति। इस काल में मानव की जीवन पद्धति क्या थी। मध्य पूर्व पाषाण काल में मानव की जीवन पद्धति क्या थी, अर्थात मानव किस प्रकार से जीवन जीता था। तो यहाँ पे देखिए पूरा पाषाणकालीन विशेषताएं है ना। मानव उस समय भी खाद्य संग्राहक था और शिकारी था। इस काल में भी मानव क्या है, खाद्य संग्राहक और शिकारी ही है। क्लियर।
इस काल में भी मानव क्या है, खाद्य संग्राहक और शिकारी ही है। देखिए गैंडा, हाथी, सुअर, हिरन, इन सब चीज़ों का शिकार कर रहा है मनुष्य। लेकिन इस काल में जो नवपाषाण कालीन विशेषताएं आ गई थी वो कौन सी थी, पशुपालन के साथ से, इसीलिए इसको संक्रमण की अवस्था कहा जाता है। अर्थात इसमें ये जो शिकारी और खाद्य संग्राहक के गुण हैं ये कब के हैं, पूरा पाषाणकालीन मानव के हैं, जबकि पशुपालन किसका गुण है, ये आपके नवपाषाणकालीन मानव का गुण है। तो आप देख रहे हैं कि मध्य पाषाण काल में मानव के लिए क्या हुआ, शिकारी और खाद्य संग्राहक तो रहा ही, गैंडा, हाथी, सुअर, हिरन का शिकार करता ही रहा, करता है मानव। अर्थात शिकार के लिए यहाँ पे विविधता आ गई थी, इस बात को भी हम नोट करेंगे, ठीक है। और साथ में मानव ने पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया। पशुपालन क्यों करना प्रारंभ कर दिया, हमने पहले ही बताया कि उच्च पूरा पाषाण काल में शिकार करना संभव नहीं था। क्यों नहीं संभव था, कि पूरा पाषाण काल में जलवायु परिस्थितियाँ वैसी थी ही नहीं। जब हिमयुग का प्रभाव था, छोटे जीवों का विकास नहीं हुआ था, मैदानों का विकास नहीं हुआ, तो मनुष्य पशुपालन किसका करता, लाके हाथी पालता नहीं ना। तो इस कारण पूरा पाषाण काल में आप देखेंगे कि पशुपालन नहीं देखने को मिलता है। जबकि मध्य पाषाण काल में चूंकि हिमयुग की समाप्ति हुई थी, मैदानों का विकास हुआ था, तो छोटे जीवों का विकास हुआ था, छोटे जीवों को मनुष्य पाल सकता था। और मनुष्य दो प्रकार के पशुओं को पालता था, एक तो जो वो जिनकी वो सेवा भावना या जिनके साथ वो रहना पसंद करता था उनको पालता था, और दूसरा पालता था शिकार के लिए। क्योंकि मनुष्य को हर समय शिकार उपलब्ध हो पाता ये संभव नहीं था। मान लीजिए किसी दिन शिकार करने गया, उसको शिकार नहीं उपलब्ध हुआ, तो वो क्या करता, तो वो इन पालतू पशुओं के थ्रू जो शिकार के लिए उसने पाले हुए थे, तो उनका जो है शिकार करके उनका जो है भोजन करता। तो ऐसे में मनुष्य को खाद्यान्न के लिए जो है बार बार भटकने के लिए, यदि खाद्यान्न उपलब्ध नहीं होता तो उसको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं थी। अब जो मानव ने क्या किया था, पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया था मध्य पाषाण काल में। इसके साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं, बागौर राजस्थान से और आदमगढ़ एमपी से। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि पशुपालन के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो बागौर और आदमगढ़। यदि दोनों दिया रहेगा तो आप बागौर को क्लिक करेंगे, बागौर सबसे बड़ा पूरा स्थल है, ठीक है। सॉरी। तो मानव द्वारा पशुपालन के साक्ष्य सबसे पहले मध्य पाषाण काल में देखने को मिलते हैं। और ये बागौर और आदमगढ़ से, बागौर कहाँ पे है, राजस्थान में, और आदमगढ़ कहाँ पे है, एमपी में है। जब हम पूरा स्थल पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम चीज़ों को अच्छे से देखेंगे। अब देखिए जीवन पद्धति में और क्या परिवर्तन आ रहा है मानव के जीवन पद्धति में। हम देखिए पशुपालन आ गया, जीवन पद्धति में अब क्या परिवर्तन आ रहा है कि खाद्य सामग्रियाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी, अर्थात छोटे जीवों के विकास से मनुष्य बड़े जीवों पर निर्भरता उसकी कम हो गई। जब बड़े जीवों पर निर्भरता उसकी कम होगी तो छोटे क्यों कम हो गई बड़े जीवों पर निर्भरता, क्योंकि छोटे जीवों को पर्याप्त मात्रा में उसको मिल जा रहे थे शिकार पे, और उसे मारकर वो आसानी से जो है उनका सेवन कर सकता था। और दूसरा क्या था, उसने पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया था, अर्थात उसके भोजन के लिए कि स्टॉक, अब बफर स्टॉक जिसकी बात की जाती है, वो उसके पास था। तो क्या हुआ, मानव को अन्य चीज़ों पर, अपने परिवार को बढ़ाने में, जनसंख्या वृद्धि के लिए अधिक अवसर मिला, ठीक है। तो आप देखेंगे कि हमने पहले ही कहा कि मध्य पाषाणकालीन बस्तियाँ इसलिए पूरा पाषाणकालीन बस्तियों की तुलना में अधिक मिलती है। क्यों मिलती है, क्योंकि जनसंख्या तेजी से वृद्धि हुई और हिमयुग की समाप्ति के कारण अब शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मानव निवास करने लगा था, ठीक है। और जो ये जनसंख्या थी, जो जनसंख्या बढ़ रही थी, वहाँ पे संयुक्त परिवार प्रथा का साक्ष्य में हमें प्रमाण मिलता है। ऐसा कैसे, क्योंकि हम देखते हैं कि सराय नहर राय जो प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, प्रतापगढ़ जिले के 3 महत्वपूर्ण मध्य पाषाणकालीन पूरा स्थल इंपॉर्टेंट है, सराय नहर राय, मैदाहा और दमदमा। तो सराय नहर राय जहाँ है वहाँ पे 8 गर्त चूल्हे मिले हैं। एक गर्त चूल्हे क्या है, ज़मीन के अंदर खोद कर जो चूल्हे बनाए जाते हैं, ज़मीन, मान लीजिए ये ज़मीन हो गई, ये पूरा फर्श हो गया, इसके अंदर ये खोद के यदि चूल्हा बनाया जाए तो ये जो होता है गर्त चूल्हा कहलाता है, ज़मीन के अंदर बनाया गया था। ये 8 गर्त चूल्हे मिले हैं। इसका मतलब था कि मनुष्य कहीं ना कहीं संयुक्त परिवार की प्रथा की तरफ था, क्योंकि 8 गर्त चूल्हों में बैठ के मनुष्य स्वयं तो भोजन बनाता नहीं, अकेले के लिए तो इतना भोजन नहीं बनाना पड़ता। यदि किसी के रूम में 5 से 6 कुकर मिलते हैं, इसका मतलब ये है कि वो भैया बड़ा परिवार को ज़्यादा बर्तन मिलते हैं, तो जो लगता है कि नहीं अब लंबा परिवार है ना। हालांकि वो शौक के लिए रखा है, आजकल तो किचन को सजाने के लिए रखा जाता है, उसकी बात अलग है, लेकिन उस समय ऐसा कोई सजाने का कल्चर तो चल नहीं रहा था। तो इस काल में हम देख रहे हैं कि गर्त चूल्हे जो मिल रहे हैं, इससे क्या मालूम चल रहा है, 8 से 9 गर्त चूल्हों का मिलना ये दर्शाता है कि इस काल में मानव कहीं ना कहीं संयुक्त रूप से भोजन सामग्री करता था, अपने परिवार के साथ बैठ के भोजन करता था। तो संयुक्त परिवार, खाद्य सामग्रियाँ, ये आपका दूसरा हो गया। तीसरा आप देखेंगे जंगली किस्म की खेती,
जंगली किस्म के अनाजों की खेती भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। जंगली किस्म के अनाजों की खेती का मतलब ये था कि माना जाता है जो खेती का प्रारंभ हुआ उसके पीछे जो कारण माना जाता है विद्वानों द्वारा कि मनुष्य देखिए भोजन के दो स्रोत थे, या तो शिकार करे या तो खाद्य सामग्रियाँ कलेक्ट करे। तो जो खाद्य सामग्रियाँ मनुष्य कलेक्ट करता था पहले, तो उन खाद्य सामग्रियों को मानव क्या करता था, खा पी के उनके बीजों को अपने आसपास फेंक देता था, और वो बीज फिर वहीं जो है बड़े होकर वैसे ही पेड़ बन जाते। जिन फलों को खाया, मान लीजिए उसने अमरूद के फल को खाया या तो सेब के फल को खाया, तो उसने जो चीज़ों को फेंकी वहाँ पे, तो वो चीज़ें वैसे ही जम गई, वही पेड़ बन गए। तो मनुष्य जो जंगलों में जाता था खेती का मतलब खाद्य चीज़ों का संग्रह करने के लिए, उसको लगा कि नहीं यार, खाद्य सामग्रियाँ तो हम चाहें तो बीजों के थ्रू यहीं पे उगा सकते हैं, और उसके लिए हमें जंगलों में जाकर जानवरों से मुठभेड़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो मनुष्य ने क्या किया होगा कि इस समय वो जो आसपास में चीज़ों को उगते हुए देखा, वहीं से उसके मन में खेती का भाव जागा। और ये चूँकि मध्य पाषाण काल में आपके ये खेती होती के हल्के फुल्के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन आपके नव पाषाण काल में ज़्यादा मिलते हैं। तो नव पाषाण काल को ही यदि दिया जाता है, तो नव पाषाण काल को ही यदि मध्य पाषाण काल दिया है और नव पाषाण काल दिया है कि खेती के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिले, खेती का प्रयोग कहाँ प्रारंभ हो, तो आप नव पाषाण काल को क्लिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था। मध्य पाषाण काल में बहुत ज़्यादा खेती नहीं प्रचलित हुई थी। तो ये जो खाद्य सामग्रियाँ अगल बगल उसके जो उगती हुई दिख रही थी, उसी के आधार पे मानव ने जो था खेती करना प्रारंभ किया। और मध्य पाषाण काल में जो मानव ने अनाज उपजाए, वो कैसे उपजाए, वो जंगली किस्म के थे। अर्थात जो आधुनिक रूप से आप गेहूँ जौ को देखते हैं, इस प्रकार के अनाज नहीं थे, वो जंगली किस्म के गेहूँ, जंगली किस्म के जौ थे। ठीक है, उससे बाद में मानव ने जो था कन्वर्ट होते होते वो गेहूँ और जौ की वर्तमान जो बीजों की प्रजातियाँ हैं उसमें वो कन्वर्ट हुई। तो आरंभिक मानव ने जो था जंगली किस्म के अनाजों का खेती करना प्रारंभ किया मध्य पाषाण, लेकिन बहुतायत मात्रा में नहीं हुआ था, ये ध्यान में रखेंगे। नॉर्मली एक दो जगह से हमें साक्ष्य मिलते, जैसे हमें चक्की और सिलबट्टे के साक्ष्य मिले हैं। तो सिलबट्टे का प्रयोग क्या करता है, जानवरों के मांस को पीसने के लिए तो करता नहीं, इसका मतलब था कि वो अनाजों को पीसने के लिए या इन सब चीज़ों को करने के लिए कर रहा था। चक्की में डाल के अनाजों मतलब ये जानवरों के मांस को नहीं पीसा जाता, उसके लिए ज़रूरी था कि अनाज होते। तो इस आधार पर अनुमान लगाया जाता है विद्वानों द्वारा कि नहीं, मध्य पाषाण काल के लास्ट चरण में जो 10,000 से लेकर 8,000 था, मतलब 8,000 ईस्वी के ईसा पूर्व के आसपास मानव ने जो था क्या करना प्रारंभ कर दिया था, खेती करना प्रारंभ कर दिया था। लेकिन जो खेती की प्रक्रिया है वो मेनली कब प्रारंभ हुई थी आपकी, आप ध्यान रखेंगे कि कब प्रारंभ हुई, तो आप नव पाषाण काल ध्यान रखेंगे। लेकिन यहाँ से जो है शुरुआत हो गई थी मध्य पाषाण काल में। तो आप परिवर्तन देख रहे हैं, ये जो खेती करने की जो शुरुआत है ये किसको दर्शाता है, नव पाषाण कालीन विशेषता को दर्शाता है। ठीक है, और हमने कहा कि जब चीज़ें प्रचुर मात्रा में मानव के लिए खाद्य सामग्रियाँ उपलब्ध हो रही थी, तो मानव अन्य चीज़ों की तरफ भी अब मुड़ रहा था, अर्थात आध्यात्म की तरफ जा रहा था, वो नई तकनीकी की तरफ जा रहा था, वो जा रहा था नए आविष्कारों की तरफ जा रहा था, वो धर्म, ईश्वर, इन सब चीज़ों के विषय में सोचना प्रारंभ कर दिया था। तो पूरा पाषाण काल में हम देख रहे थे शवों को दफनाने की कोई टेक्निक नहीं मिलती थी। और यहाँ पे आप देखेंगे मध्य पाषाण काल में जिस जगह पे मानव रहता था, यदि मृत्यु हो जाती थी तो वहीं पर वो उसको काफ़ी नीचे, ताकि 10 से 12 15 20 फीट नीचे उसको जो है 10 से 12 फीट नीचे उसको दफना दिया जाता था। और उसके द्वारा जो उपभोग की जाती थी दैनिक सामग्रियाँ, जो उसके द्वारा हुक्का मतलब हो गया, जैसे हो गया कि बर्तन, औजार, ये सब जो चीज़ें थी वो सब भी आपको यहीं पे जो है उसके साथ दफना दी जाती थी। अर्थात ये दर्शाता था कहीं ये जो मनुष्य के साथ विभिन्न प्रकार की सामग्रियाँ या खाद्य सामग्रियों को दफनाया जाना, ये किस बात को दर्शाता है कि मनुष्य मरने के बाद इन सब चीज़ों का उपभोग करेगा, या तो जहाँ पे जाएगा उपभोग करेगा। तो ये क्या दिखाता है, आत्मा की अमरता। इन सब चीज़ों पर भी मनुष्य विश्वास करने लगा था, ये इस बात का द्योतक है। नहीं तो उसके साथ खाद्य सामग्रियाँ दफनाने की क्या जरूरत थी। इसका मतलब था कि मानव कहीं न कहीं आत्मा की अमरता, इन सब चीज़ों के विषय में अब जो है ध्यान देना प्रारंभ कर दिया था, ये मध्य पाषाण काल में। और यहीं पे हम देखेंगे मनुष्य द्वारा स्थायी निवास की प्रवृत्ति भी आपको डेवलप होने लगी थी। लेकिन ये पूरा मध्य पाषाण कालीन मानव स्थायी निवास की तरफ नहीं मुड़ा था। कुछ जगहों पे, जैसे प्रतापगढ़ में आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में जो सराय नारायण मैदान और दमदमा है, जो 3 पुरा स्थल है प्रतापगढ़ जिले में स्थित, वहाँ से आपको स्तंभ के साक्ष्य मिलते हैं।
और ये स्तंभ क्या दर्शाते हैं कि इसके ऊपर कहीं छाजन, इसके ऊपर जैसे तंबू होता है ना, 3-4 आपने बांस के डंडे गाड़ दिए, उसको ऊपर से जो है आपने जो है कोई छज्जा छाड़ दिया, तो वैसे ही चीज़ें यहाँ पे डेवलप हुई होंगी। ये अनुमान विद्वानों द्वारा लगाया जाता है यहाँ पे जो स्तंभों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो अर्थात मानव ने कहीं ना कहीं स्थायी निवास की तरफ बढ़ना प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि जीवन में अब उसकी स्थिरता आना प्रारंभ हो गई थी। स्थिरता आना लाजमी था। क्यों लाजमी था? क्योंकि मानव के लिए अब भोजन के बेहतर विकल्प उपलब्ध थे। यायावार या घुमक्कड़ मानव इसलिए था क्योंकि उसे खाद्य सामग्रियों के लिए एक जगह पे उसको शिकार मिलते नहीं थे, उसको घूम घूम कर शिकार करना पड़ता था। अब मानव ने हल्का फुल्का पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया था, मानव ने हल्की फुल्की खेती करना प्रारंभ कर दी, तो अब उसके लिए भोजन के लिए अन्य चीज़ों पर निर्भरता जो है उसकी कम हुई और मानव किस तरफ मुड़ा? स्थायी निवास। स्थायी निवास के लिए ज़रूरी था ना, उसके लिए पास प्रचुर मात्रा में चीज़ें, जैसे आज क्या होता है, आज लोग नौकरी के लिए बाहर क्यों जाते हैं? क्योंकि उनके घर में रोजगार के पर्याप्त अवसर, खाने पीने की चीज़ें उपलब्ध नहीं है, अर्थात वो जीवन वहाँ पे सुचारू रूप से नहीं चला पाते हैं, इसलिए उनको बाहर जाके काम करने के। अब कोई जो है बहुत बड़े जमींदार का लड़का, वो बाहर नहीं जाना चाहेगा ना काम करने के लिए, क्यों जाना चाहेगा? उसके लिए सारी चीज़ें तो वहीं उपलब्ध है। जो आम आदमी या गरीब आदमी है, जिसको रोज़ कुआं खोदना और पानी पीना है, उसके लिए समस्या है। तो पूरा पाषाण कालीन मानव गरीब मानव था, और ये मध्य पाषाण काल में आकर मानव थोड़ा अमीर हो गया, तो वो स्थायी निवास करने लगा था। ठीक, आइए आगे चलते हैं। जो हमने जीवन पद्धति को यहाँ पे देखा है, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो जीवन पद्धति को देखा है, ये मध्य पाषाणकालीन जीवन पद्धति, इसके बारे में जो साक्ष्य हमें मिलते हैं, ये जो जीवन पद्धति के बारे में अनुमान लगाते हैं कैसा मानव रहा होगा कैसा नहीं, ये हम जो मध्य प्रदेश या जो गुफाओं में जो चित्रकारी मध्य पाषाण काल में मानव द्वारा की गई है, उनके द्वारा चीज़ों को और समझने में जो है सहजता होती है। ये जो गुफाएं जो है, गुफाओं पे जो चित्रकारी जो हुई है, देखिए काफ़ी विवादित रहा है विषय। जैसे जो गुफाओं पे चित्रकारी माना जाता है कि ये जो मेनली हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका की गुफा है, कुछ विद्वानों का मानना है कि जो मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफा में जो चित्रकारी की गई है, वो आपकी चित्रकारी की गई है किस समय की? पूरा पाषाण काल से लेकर, पूरा पाषाण काल से वो लोग मानते हैं, जबकि कुछ विद्वानों का मानना है कि नहीं, ये पूरा पाषाण काल से नहीं होकर चित्रकारी ये कहाँ से है? मध्य पाषाण काल से लेकर है। तो ये विवादित है, ये कभी एग्जाम में आपके पूछा नहीं जाए कि भीमबेटका की गुफा किस समय चित्रकारित की गई या किस कालखंड की है। यदि देगा तो वो आपको, चाहे वो पूरा पाषाण काल देगा उसको भी क्लिक करेंगे, चाहे वो मध्य पाषाण काल देगा या नव पाषाण काल देगा तो भी आपको क्लिक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ऐसा क्वेश्चन कभी आयोग विवादित क्वेश्चनों को पूछता नहीं है जिसमें कोई क्लियर कट डेट नहीं है। ठीक है, यदि देगा, यदि तीनों ऑप्शन दिए हो तो आप तीनों को क्लिक कर लेंगे। ठीक है, अब मतलब पूरा पाषाण काल भी दिया हो, मध्य पाषाण काल भी दिया हो और नव पाषाण काल भी, तो तीनों को आप क्लिक कर देंगे, तीनों आपका सही होगा। ठीक है, तो हमने कहा कि जो जीवन पद्धति के बारे में अनुमान, क्योंकि बहुत ज़्यादा साक्ष्य तो हमारे लिखित साक्ष्य है नहीं, जो भी है पुरातात्विक साक्ष्य है, पुरातात्विक साक्ष्य के थ्रू ही हमें उनके जीवन के बारे में अनुमान लगाना है। तो इस काल में जो गुफाओं पे समय समय पे चित्रकारी की गई है मध्य पाषाण काल में, उसके थ्रू मानव की जीवन पद्धति को समझने का प्रयास विद्वानों द्वारा किया गया है। और ऐसी कुल लगभग 205 के करीब गुफाएं मिली हैं जहाँ पे मानव द्वारा चित्रकारी की गई है। और इस चित्रकारी में जो गुफाओं में चित्रकारी की गई, वहाँ पे जो रंगों का प्रयोग किया गया, हरे, पीले और सफ़ेद रंगों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, जिसके थ्रू मानव ने गुफाओं पर चित्रकारी की गई है। और इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी गुफाओं में, ये जो गुफाएं आपको मिली, मतलब मध्य पाषाणकालीन जो गुफाएं मिली हैं, तो मेनली जो आपकी गुफाएं हैं वो आपका एमपी में हो गई, जैसे भीमबेटका हो गया, उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर में सुहागी बरवा हो गया, आपके ऐसे केरल में हो गया, उड़ीसा में हो गया। ठीक है, इन सब जगहों से आपको गुफाओं के साक्ष्य मिलते हैं जो लगभग 205 के करीब है। तो आज हम जो देखेंगे वो मध्य पाषाणकालीन गुफाओं में जो चित्रकारियाँ हुई उनके बारे में हम हल्का सा देख लेते हैं, कैसे कैसे मानव की जीवन पद्धति थी, उनके बेस पे कैसे अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, और मध्य पाषाण काल में जो भीमबेटका की गुफा है किस जिले में स्थित है ये भी ध्यान रखेंगे हम। ये रायसेन जिले में स्थित है। किसके द्वारा खोज की गई थी? वी.एस. वाकणकर महोदय द्वारा खोज की गई थी, ये भी हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, मध्य पाषाण काल की जो गुफा है, जिसे भीमबेटका की गुफा की चित्रकारी है, किसके द्वारा ये गुफा खोजी गई थी? 1953 के करीब ये खोजी गई थी। वी.एस. वाकणकर, ये एग्जाम में पूछा गया है, वी.एस. वाकणकर महोदय द्वारा खोजी गई थी।
कौन सी? भीमबेटका की गुफा। ठीक है, यहाँ पे देखिए मानव द्वारा, यहाँ पे देख रहे हैं ना, मानव के ये प्रतीकात्मक रूप में चित्रित किया गया है। मानव फोक डांस, एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले हुए। आज भी जनजाति समूहों में आप देखते हैं कि महिलाओं के द्वारा या पुरुषों के द्वारा हाथ में हाथ डालकर डांस करते हुए दिखाया जाता है। तो वैसे ही डांस की प्रक्रिया यहाँ पे भी थी, अर्थात मानव मनोरंजन के लिए डांस वांस करता था, अर्थात नृत्य गायन अपना ये जो है मनोरंजन के साधन के रूप में करते थे। फिर यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देखिए मानव के द्वारा विभिन्न प्रकार के अस्त्र, ये धनुष हो गया उसके हाथ में, ये उसके पास भाले हो गए। ये देखिए मानव के द्वारा जो घोड़ा हो गया, ये है जो उसके द्वारा उपयोग किया जाता है शिकार करने में। ठीक है, यहाँ पे देखिए मानव ये पशु पक्षियों के बारे में जानकारी मिलती है हमें इस गुफा के माध्यम से। जो भीमबेटका गुफाओं में चित्र है, किस प्रकार के पशु पक्षी उस समय उपलब्ध थे। देखिए ये जंगली सूअर का चित्र है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बारहसिंगा, हिरन, इन सब चीज़ों के चित्रों को, छोटे छोटे पशुओं के चित्रों को भी दर्शाया गया है। यहाँ पे छोटे छोटे पशु, ये बड़े पशु, हिरन, बारहसिंगा, इन सब चीज़ों को भी दर्शाया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हाथी पर बैठा हुआ मानव अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ। ये भी हाथी पर बैठकर भी, घोड़े पर बैठकर, हाथी पर बैठकर मानव शिकार करने के लिए जाया करता था। यहाँ पे देखिए घोड़े पर बैठा हुआ मानव शिकार करने के लिए जा रहा है। ठीक है, अपने हाथ में भाले वाले जैसे अस्त्रों को लिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए शिकार करते हुए दिखाया गया है। यहाँ पे घोड़े हैं, ये पशु है जिसका शिकार किया जा रहा है, या घोड़े को ले जाता हुआ मानव दिखाया गया है। तो आप इन सब चित्रों के बेस पे अनुमान लगा सकते हैं कि मानव के जीवन में उस समय शिकार का कितना महत्व था। ठीक, ये देखिए मनुष्य द्वारा ये पशु है और उसको चारों तरफ से घेरे हुए हैं ये मनुष्य। ठीक है, और इनके कपड़ों को देख लीजिए, यहाँ पे आपका देखिए झिंगा लाला वाला है, वो जो छाल ओल लपेट के जो है अपना जो है शिकार करते थे। ठीक है, मनुष्य। तो यहाँ पे देखिए जो पशुओं का शिकार किया जाता था वो देखिए सामूहिक रूप से, बड़े पशुओं का शिकार करने के लिए मनुष्य क्या करता था, सामूहिक रूप से, अर्थात 5 से 10 लोग मिलके बड़े पशुओं का शिकार करते थे। चारों तरफ से घेर के उस पर जो है वार किया जाता था। जबकि छोटे पशुओं करने के लिए वो अकेला मानव काफ़ी था, लेकिन बड़े पशुओं के लिए की ज़रूरत था उसको घेर कर वार, नहीं तो वो पशु जो है उन पर ही वार करके उनको घायल कर सकता था या उनकी जान ले सकता था। देखिए एनिमल फिगर ऑफ, ये देखिए जंगली सूअर है। ठीक है, इसको दर्शाया गया है। ये भी पशु का एक चित्र है। यहाँ पे देखिए शिकार करने की टेक्निक को दर्शाया गया है, कैसे कैसे मनुष्य जो है शिकार करता था। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए मनुष्य द्वारा शिकार का, ये पशु है उसका शिकार करते हुए झुंड में मनुष्य। यहाँ पे भी वही है फोक डांस। ठीक है, सामूहिक रूप से नृत्य गान करते हुए मध्यपाषाणकालीन लोग। ठीक है, अब देखिए जो हमारा मेन था, हमने वो देख लिया ना कि देखिए भीमबेटका गुफा से क्वेश्चन बना हुआ है। ये पूछा भी गया है कि भीमबेटका की गुफा किस जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका गुफा की खोज किसने की थी, तो ये खोज की वी.एस. वाकड़कर महोदय ने की थी। वी.एस. वाकड़कर वाकड़कर महोदय ने की थी। ये भी ध्यान रखेंगे, ये पूछा 1953 के करीब की थी। और जो वर्तमान में भीमबेटका गुफा जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी शामिल कर लिया गया है। ठीक है, अब देखिए हमने कहा था ना कि कैसे संक्रमण का काल कहा जाता है। अभी हम जब पूरा पढ़ लेंगे तो और बेहतर तरीके से इसकी समझ हो जाएगी। पहले हम देख लेते हैं संक्रमण का काल कैसे कहा जाता है। इसको हल्का देख लीजिए। हाँ, तो जैसे जैसे संक्रमण का हमने क्या कह दिया कि एक लड़का है, उसमें अपने दादा के भी कुछ लक्षण हैं और अपने माता पिता के भी लक्षण हैं। तो ये पुत्र क्या हो गया, संक्रमणकालीन अवस्था में हो गया, अर्थात अपने दादा की भी विशेषताओं को भी लिए हुए हैं, अपने माता पिता की विशेषताओं को भी लिए। दादा को मान लीजिए पूरा पाषाण काल हो गए और माता पिता को मान लीजिए नवपाषाण काल, अर्थात पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल दोनों की विशेषताओं को लिए हुआ कौन सा है, मध्य पाषाण काल। इसलिए इसको संक्रमण की अवस्था कहा जाता है। संक्रमण की अवस्था के ऐसे कुछ लक्षण हैं जो कि उसमें मध्य पाषाण काल के दिखाई देते हैं। ऐसे कुछ लक्षण हैं जो उसमें पूरा पाषाण काल के दिखाई देते हैं और ऐसे कुछ लक्षण हैं जो उसमें नवपाषाण काल के दिखाई देते हैं। जैसे पशुपालन और खाद्य संग्रह, ये किसका लक्षण है, ये आपका पूरा पाषाण काल का लक्षण है। ठीक है, जबकि पशुपालन करना ये नवपाषाण काल का लक्षण है। और इसके साक्ष्य भी आप बता देंगे कि नहीं। बागौर और आदमगढ़, बागौर कहाँ पे स्थित है,
राजस्थान में आदमगढ़ कहाँ पे स्थित है? ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। वैसे ही आप देखेंगे कि मानव जो है अभी भी यहाँ पे घुमक्कड़ ही बना रहा, ठीक है, मतलब उसके जीवन में स्थायित्व तो नहीं था। लेकिन आप दिखाएंगे ये घुमक्कड़ होना ये किस बात को दर्शाता है? पूरा पाषाणकालीन अवस्था को दर्शाता है, ठीक है, क्योंकि पूरा पाषाण काल में भी मानव घुमक्कड़ था। लेकिन आप सराय नहर राय मैदान दमदमा में जो साक्ष्य मिले वो क्या दिखाते हैं? मानव ने स्थायी निवास करना भी प्रारंभ कर दिया था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या हुई? संक्रमणकालीन अवस्था हो गई। मनुष्य के उपकरण जो थे पाषाण के ही बने रहे, लेकिन अब पाषाण की जगह पे हड्डी के उपकरण बनने लगे। मतलब हड्डी के उपकरण तो उस समय बनते थे, पाषाण के साथ उपकरणों के साथ अब लकड़ी के उपकरणों का भी प्रयोग किया जाने लगा। अर्थात लकड़ियों को उनको जोड़ के प्रक्षेपास तक निकल कर ये जो पाषाण के उपकरण जो कहीं कहीं मिले हैं वो किसको दर्शाते हैं? पूरा पाषाण काल को देखा, उसमें लकड़ियों को जोड़ा जाना, उसको और दक्ष बनाया जाना, ये नव पाषाण काल को दर्शाता है। इसलिए इसको मध्य पाषाण काल को पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल, ये उच्च नहीं, ये यहाँ पे काट लीजिएगा, पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच की संक्रमण की अवस्था को कहा जाता है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक लेक्चर आज का समझ में आया होगा। इसके साथ ही हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो शुरू होगा उसमें हम पुरा स्थलों को और उनकी विशेषताओं को, मध्य पाषाणकालीन स्थल को देखेंगे। यदि आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई होगी, यदि चीज़ें समझने में समस्या हुई होंगी तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगी तो मैं चीज़ों को अच्छी तरीके से फिर से मैं बता दूंगा, ठीक है। नमस्कार।